जरा सोचिए, किसी की पूरी जिंदगी ही अगर मौसम के रहमो करम पर हो। झारखंड के लाखों किसानों के लिए ये कोई कल्पना नहीं बल्कि रोज की हकीकत है। तो आज हम बात करेंगे पानी की, और उससे भी ज्यादा मुश्किलों से लड़कर टिके रहने की। चलिए देखते हैं कि झारखंड अपनी सबसे कीमती जीवन रेखा यानी पानी को बचाने के लिए क्या कुछ कर रहा है। ये नंबर देखिए, सिर्फ 13 से 15%। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। इसका मतलब यह है कि झारखंड की खेती लायक जमीन के इतने ही छोटे से हिस्से तक सिंचाई का पानी पहुंचता है। मतलब हर 10 में से लगभग 8-9 खेतों में किसान आज भी उम्मीद से आसमान की तरफ ही ताकते हैं। और जो बाकी की जमीन है वो पूरी तरह से मानसून के भरोसे है। देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसका असर अनगिनत परिवारों पर पड़ता है। एक खराब मानसून का मतलब सिर्फ सूखी फसलें नहीं होता, बल्कि टूटे हुए सपने और एक अनिश्चित भविष्य भी होता है। और यही इस पूरी कहानी को इतना जरूरी बना देता है। तो सवाल यह है कि इस गंभीर हकीकत का सामना करते हुए झारखंड ने इस चुनौती से निपटने के लिए क्या किया है। चलिए, सबसे पहले उन पारंपरिक तरीकों को देखते हैं जिन्होंने पीढ़ियों से यहाँ के लोगों को संभाले रखा है। ये जो चार्ट है, ये एक तरह से झारखंड की सिंचाई की पूरी कहानी कहता है। सबसे बड़ा हिस्सा करीब करीब 1/3 कुओं का है। उसके बाद आते हैं तालाब और नहरें, जो दशकों से राज्य की जीवन रेखा रही हैं। तो चलिए इनमें से हर एक को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो ये हैं सिंचाई के 4 स्तंभ। अब आइए इनमें से हर एक के पीछे की कहानी को जानते हैं। ये कहाँ सबसे ज्यादा जरूरी हैं और ये हमें राज्य के भूगोल और संस्कृति के बारे में क्या बताते हैं। कुएं ये सिर्फ पानी के सोर्स नहीं हैं, बल्कि ये तो सामुदायिक जीवन का केंद्र हुआ करते थे। आज भी ये सिंचाई का सबसे भरोसेमंद जरिया हैं और कुल सिंचित क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा कवर करते हैं, खासकर गुमला जैसे जिलों में जहां ये गांव के लैंडस्केप का एक अटूट हिस्सा हैं। तालाबों की बात करें तो ये झारखंड की संस्कृति का एक अहम हिस्सा भी हैं और ज़रूरत भी। और यहाँ देखिए, देवघर तालाबों से सिंचाई में सबसे आगे है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। शहर के कई तालाब सदियों पहले तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों दोनों की सेवा के लिए बनाए गए थे, जो आस्था और आजीविका के बीच के गहरे संबंध को दिखाते हैं। नहरें सिंचाई का एक बहुत पावरफुल साधन हो सकती हैं, लेकिन झारखंड में इनकी पहुंच थोड़ी लिमिटेड है। और इसकी वजह भी सीधी सी है। राज्य में ऐसी नदियां बहुत कम हैं जो साल भर बहती हों। नतीजतन नहरें सिर्फ कुछ ही इलाकों में कारगर समाधान बन पाती हैं। और फिर आते हैं नलकूप यानी ट्यूबवेल। ये सिंचाई के लिए एक मॉडर्न अप्रोच है, जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जमीन के नीचे का पानी निकाला जाता है। हालांकि ये लोहरदगा जैसे इलाकों में जरूरी हैं, पर फिर भी ये राज्य के कुल सिंचाई सिस्टम का एक छोटा सा ही हिस्सा है। तो ये तो हुई पारंपरिक समाधानों की बात। अब इनके अलावा झारखंड ने अपनी पानी की समस्या से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स को भी अपनाया है। आइए अब ये समझते हैं कि राज्य इन बड़े प्रयासों को कैसे मैनेज करता है। सरकार प्रोजेक्ट्स को उनके पैमाने के आधार पर कैटेगराइज करती है। इसे ऐसे समझिए जैसे कपड़ों के साइज होते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। 2000 हेक्टेयर से कम वाली लघु परियोजनाएं एक छोटे समुदाय के काम आती हैं। मध्यम वाली एक बड़े क्षेत्र को कवर करती हैं, और 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा की वृहद परियोजनाएं, ये तो पूरे इलाके का नक्शा बदलने के लिए डिजाइन की जाती हैं। और अब बात करते हैं झारखंड की जल रणनीति के सबसे अहम हिस्से की। ये विशाल गेम चेंजिंग मेगा प्रोजेक्ट्स। ये सिर्फ बांध और नहरें नहीं हैं, बल्कि ये राज्य के भविष्य पर लगाए गए बड़े दाव हैं, जिन्हें वाटर लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। और इसकी सबसे शानदार मिसाल है स्वर्ण रेखा परियोजना। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसे वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया है। चांडेल डैम जैसे बड़े हिस्सों के साथ इसका एक ही मकसद है, सिंहभूम क्षेत्र के उन प्यासे खेतों तक पानी पहुंचाना जो दशकों से पानी की कमी से जूझ रहे हैं। अब चलते हैं संथाल परगना क्षेत्र में। यहां मयूराक्षी परियोजना एक लाइफलाइन की तरह है। इसका जो केंद्र है, मसानजोर डैम, वो इतना मशहूर है कि उसे लोग प्यार से कनाडा डैम के नाम से जानते हैं। ये नाम कनाडा की उस मदद को एक सम्मान है जिससे इसे बनाने में मदद मिली। ये प्रोजेक्ट तो अपने आप में एक कहानी है। दशकों तक ये प्रोजेक्ट एक भूली हुई उम्मीद की तरह रुका हुआ था, लेकिन हाल ही में इसका पुनरुद्धार सूखे से ग्रस्त पलामू डिवीजन के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और इसका फायदा सिर्फ झारखंड को ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य बिहार के कुछ जिलों को भी मिलेगा। इन बड़े प्रोजेक्ट्स के अलावा पूरे राज्य में छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रयासों का एक नेटवर्क भी है।
पुनासी, गुमानी और अजय बैराज जैसी परियोजनाएं दिखाती हैं कि जल प्रबंधन के लिए एक व्यापक नजरिया अपनाया जा रहा है, जिसमें हर क्षेत्र की अपनी खास जरूरतों को पूरा करने के लिए समाधान तैयार किए गए हैं। इतने बड़े बड़े बांध प्रभावशाली तो हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वे हमेशा सबसे अच्छा समाधान होते हैं? और यही सवाल हमें टॉप डाउन मेगा प्रोजेक्ट से दूर उन लोकल और भविष्य केंद्रित पहलों की ओर ले जाता है जो झारखंड के जल प्रबंधन के तरीके को बदल रही हैं। तो चलिए अब हमारे अंतिम खंड में भविष्य की ओर देखते हैं। आइए उन नई रणनीतियों को जानते हैं जो झारखंड को एक ज्यादा टिकाऊ और जल सुरक्षित भविष्य की ओर ले जा रही हैं। हाल के सालों में रणनीति में एक बहुत जरूरी बदलाव आया है। डोभा निर्माण जैसी योजनाएं एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली आइडिया पर आधारित हैं, पानी की हर बूंद को सहेजना। छोटे छोटे खेत तालाब बनाकर ये योजनाएं लोकल लेवल पर जल संरक्षण को बढ़ावा देती हैं। वहीं नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना पलामू जैसे इलाकों में भूजल स्तर को रिचार्ज करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो पारंपरिक ज्ञान, विशाल इंजीनियरिंग और आज के नए तौर तरीकों के इस मिश्रण के साथ क्या झारखंड आखिरकार मानसून के चक्र को तोड़ सकता है? क्या ये अपने पानी का मुकद्दर अपने हाथों में ले सकता है? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है, झारखंड के लोगों का जज्बा उस नदी की तरह है जो हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता खोज ही लेती है।